नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे विचारक की जिन्होंने जो कुछ भी पहले से कहा सुना जा रहा था उसे एक बिल्कुल ही नए तरीके से चैलेंज कर दिया। एक ऐसा नाम जो आज भी कह सकते हैं कि चर्चा और विवाद दोनों का दूसरा नाम है। तो आखिर ये थे कौन? मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके विचार या तो किसी को बहुत गहराई से छू जाते हैं या फिर किसी को अंदर तक हिला के रख देते हैं। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं इस दिलचस्प और हाँ काफी विवादास्पद शख्सियत को। उनके बारे में एक बात कही जाती थी कि भाई उनके सामने जाओ तो चुपचाप सुनकर लौट आओ, क्योंकि अगर आपने दो चार सवाल पूछने की हिम्मत कर ली ना तो आप बौद्धिक तौर पर मतलब दिमागी तौर पर लहूलुहान होकर ही लौटेंगे। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन ही बता देती है कि उनकी तर्क शक्ति, उनकी लॉजिक पावर कितनी जबरदस्त रही होगी। तो ये जो बौद्धिक क्षमता थी, इसकी नींव क्या थी? कहाँ से आई इतनी ताकत? जवाब सीधा सा है, उनका जबरदस्त ज्ञान और उनकी ऐसी लॉजिकल पावर जिसका कोई तोड़ नहीं था। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, नहीं, वो एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, एक तार्किक विचारक थे। उनकी जो पहचान बनी वो सिर्फ उनके ज्ञान की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके उस तेज तर्कसंगत दिमाग की वजह से थी। उनके तर्कों का सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हर सवाल की जड़ तक, उसकी बिल्कुल गहराई तक चले जाते थे। और बात जब ज्ञान की हो तो उसकी गहराई तो कमाल की थी। मतलब उपनिषद हो, गीता हो, कबीर के दोहे हों या फिर चीन का ताओइज्म और लाओ त्से, उन्होंने हर विषय को बहुत ही गहराई से पढ़ा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितना पढ़ा था ना, उतना पढ़ना तो किसी के लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ये जो तार्किक विचारक थे वो हमेशा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहे। उनकी जो यात्रा है वो एक प्रोफेसर की एकेडमिक लाइफ से शुरू होती है और एक ग्लोबल मूवमेंट के फाउंडर तक पहुंचती है। तो शुरुआत हुई जबलपुर से। वहां वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने एकेडमिक दुनिया को अलविदा कह दिया और पूरी तरह से एक दार्शनिक की जिंदगी जीने लगे। फिर उनकी यात्रा उन्हें अमेरिका ले गई, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, वहां उन्होंने रजनीशपुरम नाम का एक पूरा का पूरा शहर ही बसा दिया। और फिर वहां से भारत वापस आए और पुणे में अपना आश्रम स्थापित किया। लेकिन हाँ, ये जो पूरी यात्रा थी, ये विवादों से खाली नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका से लौटने के बाद उन्हें बहुत सी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और यहाँ भारत में भी उस वक्त की सरकार के साथ उनके रिश्ते कह सकते हैं काफी तनाव भरे थे। तो उनका रास्ता जो था वो हमेशा ही संघर्ष और टकराव से भरा रहा। तो सवाल यह है कि उन्होंने पीछे क्या छोड़ा, उनकी लेगेसी क्या है? उनकी सबसे बड़ी विरासत थी हर पुरानी मान्यता, हर रूढ़ी को चैलेंज करना, उस पर सवाल उठाना। उनकी जो विरासत है वो सिर्फ उनके विचारों में नहीं है, नहीं, उनका जो असल मकसद था वो था धर्म को, अध्यात्म को और दर्शन को सदियों पुरानी कठोर परंपराओं की पकड़ से आजाद कराना। उन्होंने हर बनी बनाई मान्यता पर सवाल उठाया और लोगों को मजबूर किया कि वो नए सिरे से सोचें। और इसी चैलेंज करने की भावना से जन्म हुआ उनकी सबसे मशहूर और सबसे नई खोज का डायनामिक मेडिटेशन, यानी ध्यान की एक बिल्कुल ही अलग विधि। अब देखिए, भारत में ध्यान की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है और वो जोर देती है स्थिरता पर, शांत बैठने पर। लेकिन ओशो ने एक बिल्कुल नई विधि दी, डायनामिक मेडिटेशन। और इसका जो मूल विचार था वो बहुत सरल था कि ध्यान करने के लिए सिर्फ शांत बैठना ही जरूरी नहीं है। सच्चा ध्यान तो नाचते गाते हुए, जीवन को एक उत्सव की तरह मनाते हुए भी मिल सकता है। और यहीं पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, क्या डांस जैसी एक शारीरिक और इमोशनल चीज का फिलॉसफी जैसी एक गहरी दिमागी खोज से कोई कनेक्शन हो सकता है? आमतौर पर तो इन दोनों दुनियाओं को एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही माना जाता है ना? अब इस सवाल का जवाब वो भी बहुत गहरा है। एक बात कही जाती है कि अगर फिलॉसफी आपको नाचने पर मजबूर नहीं करती तो शायद आपने उसे ठीक से समझा ही नहीं। जैसा कि कहा गया है, ओशो बनेंगे तो नृत्य और दर्शन में संबंध बन पाएगा। असल में उन्होंने इन दो बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनियाओं के बीच एक पुल बना दिया। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या सच में ज्ञान पाने के लिए, खुद को खोजने के लिए हमेशा शांत और स्थिर होना ही जरूरी है, या फिर जीवन के उत्सव में, उसकी गति में, क्या उसमें भी वही गहराई मिल सकती है? सोचने वाली बात है ना?